नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रयोगवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। जैसा कि आप सभी जो कंटिन्यू देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनके जहन में ये पहले से बात सेट है कि हाँ, हम एक पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाला है। तो अभी हम प्रयोगवाद को ले चुके हैं और प्रयोगवाद में आज हमारा 51 नंबर से पहला प्रश्न स्टार्ट होगा। इसके पहले के 50 प्रश्न कल की वीडियो में हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप सभी का जो कमेंट आता है उस कमेंट से थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या वीडियो में कोई भी तरह के कोई और सुझाव आप चाहते हैं, किसी तरह का कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो भी आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हिंदी में हाइकू शैली के जन्मदाता कौन है? हाइकू शैली, ये जो आप देख रहे हैं, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जन्मदाता कौन है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, अज्ञेय, केसरी कुमार, नरेश कुमार, इनमें से कौन है जो कि हाइकू शैली के जन्मदाता माने जाते हैं? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, अज्ञेय। अब हम बात करेंगे हाइकू शैली की। हाइकू शैली एक तरह की जापानी कविता है। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है इसको तो ज़रूर ध्यान रखें। एक प्रकार की जापानी कविता है और इसमें 17 मात्राएं होती हैं और इन 17 मात्राओं में 3 पंक्तियां इसकी लिखी जाती हैं। मतलब इस कविता में 3 पंक्तियां होती, तुक ताल देखने की इसमें कोई कंपल्सेशन नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और एक तरह की ये जापानी कविता है जिसको कि यहाँ पर हाइकू शैली के रूप में अज्ञेय ने अपनी रचनाओं में स्वीकार किया है, यानी कि उस पर रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता किस संग्रह में संग्रहित है? नदी के द्वीप कविता अज्ञेय की है और इसका संग्रह पूछा जा रहा है कि ये किस कविता संग्रह में संग्रहित है। ऑप्शन है इत्तिलम, चिंता, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये ऑप्शन सही है हरी घास पर क्षण भर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसमें नदी के द्वीप कविता संग्रहित है। अगला प्रश्न है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोतस्विनी के। पंक्ति किसकी है? जैसा कि आप देख रहे हैं किंतु हम हैं द्वीप, यानी आप इसको देखकर ही गेस कर सकते हैं कि ये नदी के द्वीप वाली कविता है। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये सीधे बिना ऑप्शन लिए हम सीधे बात करते हैं सही उत्तर की, अज्ञेय की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, सुनहरे सवाल, असाध्य पीड़ा। इनमें से कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है असाध्य पीड़ा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर था वो था असाध्य पीड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति, जैसा कि आप रचना देख रहे हैं, सांप कविता से ली गई है और सांप कविता किसकी है ये बताना है आपको। उसी से संबंधित ये पंक्ति कल जब हम नेट की परीक्षा की बात कर रहे थे, ये पंक्ति उस एग्ज़ाम में आई हुई थी। उसी के बाद से ये सांप कविता काफ़ी फेमस हो गई। लोगों ने, सबने लगभग, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सबने इस कविता को पढ़ा है। चलिए इसका हम सही उत्तर लेते हैं, सी ऑप्शन अज्ञेय। अज्ञेय की पंक्ति है, ये सांप कविता से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंक्ति अज्ञेय की नहीं है? यहाँ पर देखिएगा, नहीं वाला ऑप्शन, जो भी नहीं का पॉइंट होता है उसे हम पहले पॉइंट आउट करते हैं। अब इसमें से आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना, वहीं परिचित 2 आंखें ही चिरमाध्यम है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है। इनमें से बताना है कौन सी पंक्ति अज्ञेय की नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है। ये अज्ञेय की पंक्ति नहीं है बल्कि धूमिल की पंक्ति है। आपने इनका नाम सुना होगा। धूमिल ने समाज के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं, जिनमें से इन्होंने भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए ये कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रतीक, दिनमान, विशाल भारत,
पत्र पत्रिकाओं के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे। इनमें से कौन सी संपादक हैं जिनकी की ये सभी पत्रिकाएं हैं, जिन्होंने प्रतीक भी प्रकाशित किया है, दिनमान भी किया है, विशाल भारत भी किया है, सबको संपादित किया है, तो वो कौन है? वो हैं अज्ञे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूपांबरा किसकी काव्य कृति है? रूपांबरा किसकी काव्य कृति है? ए ऑप्शन है अज्ञे, बी प्रभाकर माचवे, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी पंत। इनमें से किसकी पंक्ति है रूपांबरा? काव्य कृति, यहाँ पर काव्य कृति किसकी है? तो ये कृति है अज्ञे की, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कोसवत सिमटी रहे ये चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी धर्मवीर भारती, डी धूमिल। इनमें से किसकी पंक्ति है ये? तो ये पंक्ति है अज्ञे की, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आप जो भी ये प्रश्न देख रहे हैं ये सभी प्रयोगवाद पर आधारित हैं। प्रयोगवाद से संबंधित इसके पहले के 50 प्रश्न कल की वीडियो में हो चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और साथ ही अभी हम बात कर रहे हैं आगे के प्रश्नों पर। तो मंजीर काव्य संग्रह 60 नंबर का प्रश्न देखिएगा। मंजीर काव्य संग्रह किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन। इनमें से मंजीर नामक काव्य संग्रह किसका है? तो ये है गिरिजा कुमार माथुर का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लाइव सेशन में हैं आप तो अपने कमेंट को टाइप करते रहें। अगला प्रश्न है निम्न में से गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी रचना नहीं है? देखिए मेरी जो ये YouTube की फैमिली है अभी काफ़ी छोटी है, और ऐसे मैं सोच रही हूँ कि आगे ऐसे काम करती रहूँ जिससे आप लोग सपोर्ट करें और ये फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाए, यानी कि कम से कम इतनी तो हो जाए कि मैं वीडियो डालूँ तो 400-500 व्यूज़ तो उसके हो ही जाएँ, जिससे थोड़ा मन भी लगे, मोटिवेट भी रहूँ और साथ में वीडियो डालती रहूँ, मतलब निरंतरता बनी रहे। जब भी मैं डालती हूँ पिछले दिन का उठा के देखती हूँ, स्टेटस देखती हूँ, बस 30, 40, 50 व्यूज़, तो मन नहीं करता है। लेकिन आप लोग आगे इसको सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही बाकी लोग भी जुड़ेंगे जो डेली एक रूटीन से इसको देखेंगे। यही सोच करके मैं इस पे काम कर रही हूँ कि हाँ चलो काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए हम इसका सही उत्तर लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की कौन सी रचना इसमें से नहीं है? नास और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, रूपांबरा। इनमें से कौन सी रचना है जो गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रूपांबरा। अभी ऊपर के प्रश्न में हमने देखा था रूपांबरा जो है वो अज्ञे की रचना है। ठीक है, इसके पहले गिरिजा कुमार माथुर की ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, डी ऑप्शन। इनमें से अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सही उत्तर इसका है वो है डी ऑप्शन, यानी गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस काव्य संग्रह के लिए गिरिजा कुमार माथुर को 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सन भी देख लीजिए कौन से सन में मिला था, इससे एक क्वेश्चन आपका और भी तैयार हो जाएगा। साथ ही रचना जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो ऑप्शन में दी गई हैं, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, मैं वक्त के हूँ सामने, अभी कुछ और। तो इसमें इनको किस रचना पर ये पुरस्कार मिला था? तो ये सी ऑप्शन, मैं वक्त के हूँ सामने, यानी बाकी सभी रचनाएं भी इन्हीं की हैं, लेकिन मैं वक्त के हूँ सामने पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1991 में। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि को इंद्रियता का कवि व इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? किस कवि को इंद्रियता का कवि या इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर। इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिरिजा कुमार माथुर को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है रूठ गए वरदान सभी फिर मैं मीठे गान लिए हूँ, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल। इनमें से किसे इसका पंक्तिकार माना जाए? इसका सही उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है हर एक छाती में आत्मा अधीरा है,
बहुत फेमस पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। इनमें से कौन है जिन्होंने इस पंक्ति की रचना की है? हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। तो इसकी रचना की है मुक्तिबोध ने, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुक्तिबोध की पंक्ति है ये। और आगे के प्रश्न में देखते हैं। अब हम मुक्तिबोध पर शुरू हो गए क्वेश्चन यहाँ पर। अभी तक हम गिरिजा कुमार माथुर को ले रहे थे, अभी मुक्तिबोध के आधार पर प्रश्न यहाँ पर शुरू हो गए। जैसे कि उनकी कविता अंधेरे में बहुत फेमस हुई है, उस पर ये प्रश्न है कि अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है। अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है नामवर सिंह, इंद्रनाथ मदान, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ये है रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन। रामविलास शर्मा ने कहा है कि अंधेरे में कविता आरक्षित जीवन की कविता है। अगला प्रश्न है, भयंकर बात का कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भयंकर बात का कवि किसे कहा जाता है? सर्वेश्वर को, धूमिल को, अज्ञेय को, मुक्तिबोध को। उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा होगा और अभी तक आंसर अपना टाइप कर चुके होंगे। तो इसका सही उत्तर लेते हैं। सही है उत्तर मुक्तिबोध को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भयंकर बात का कवि मुक्तिबोध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध को लंबी कविता अंधेरे में पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का पहले जो प्रकाशित हुई थी, इसका नाम क्या था? चांद का मुंह टेढ़ा है, अंतःकरण का आयतन, आशंका के द्वीप अंधेरे में, या अंधेरे में। इनमें से किस नाम से ये पहले प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, आशंका के द्वीप अंधेरे में। पहले ये कविता आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में इसके संशोधन करके इसको अंधेरे में नाम से प्रकाशित कराया गया। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये रचना भी किसकी है? तो इस पर भी आप आगे के प्रश्न में आपको मिलेगा, फिलहाल बता देते हैं। ये रचना मुक्तिबोध की ही है, जिन्होंने कि अंधेरे में कविता रची है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960, 1961, 1860 और 1964। इनमें से कौन? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1964। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? निम्न में से मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? ऑप्शन है सत्य के गर्वीले, अन्याय न सह, औरंग उटांग, पीली ढलती हुई सांझ, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन है जो मुक्तिबोध की कविता है? तो ये सभी कविताएं इनकी हैं। उपर्युक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डी वाला। सत्य के गर्वीले, अन्याय न सह, औरंग उटांग, पीली ढलती हुई सांझ, ये सभी कविताएं मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध कहा है? मुक्तिबोध के काव्य को निषेध कहा है इसमें से किसने? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, मुक्तिबोध। इनमें से कौन है जो कि मुक्तिबोध के काव्य को निषेध कहते हैं? तो ये कहा है नामवर सिंह ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने इनके काव्य को, यानी मुक्तिबोध के काव्य को निषेध काव्य कहा है। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? फैंटेसी, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। तो इसमें फैंटेसी का यूज बहुत ज़्यादा किया गया है इनके लिए विशेष रूप से। तो वो कौन है, वो कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, या गिरिजा कुमार माथुर। तो इनमें से किसे फैंटेसी का कवि कहा जाता है? सही ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हिंदी और मराठी का हाइब्रिड इसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वेश्वर, कमलेश्वर, मुक्तिबोध, माथुर। इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुक्तिबोध को, सी ऑप्शन। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड इन्हें कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, साथ ही अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अक्सर होता क्या है, लोग वीडियो देख लेते हैं, अच्छी भी लगती है, लाइक करने का मन भी करता है, लेकिन बैक करके लाइक नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगी अभी यहीं पर बैक करिए, लाइक करिए, उसके आगे बाद की क्वेश्चन बाद में देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
मुझे कदम कदम पर चौराहे कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? मुझे कदम कदम पर चौराहे कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? भूरी भूरी खाक धूली, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है। मुझे कदम कदम पर चौराहे कविता मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में संग्रहित है। ये वाला जो ऑप्शन डी वाला ये सही होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। इस काव्य संग्रह में ये कविता संग्रहित है, मुझे कदम कदम पर चौराहे। आदि चलिए आज के लिए इतना ही। आज के बाद की वीडियो आपको कल रात 9 बजे फिर से दी जाएगी। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रयोगवाद और इसी पर हम रात 9 बजे डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी के लिए लगभग 25-25 क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और आगे भी ये क्लास कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए आप ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेजें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को विराम ना दें। भले ही एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, लेकिन और बहुत सारे जो दूसरे राज्यों के एग्ज़ाम हैं, बिहार के, MP के, राजस्थान के, ये सभी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें वहाँ पर आ रही हैं। तो उनके लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं की तैयारी के, यहीं एग्ज़ाम के सहारे बैठे रह जाएं। एग्ज़ाम देने से भी बहुत सारा ज्ञान बढ़ता है, इसलिए एग्ज़ाम देते रहें और साथ में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी से कल मिलते हैं फिर रात 9 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।